Good morning, student. Myself Shahjahan Khatun from Shankar Nursing and Paramedical Institute. Today I am going to teach you about life-threatening condition under Unit E, Subject PHC. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यूनिट ई सब्जेक्ट PHC में 4th चैप्टर की स्टडी करेंगे आज, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के बारे में। तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन मीन्स क्या होता है? लाइफ की घातक परिस्थितियाँ, मीन्स कि जिन परिस्थितियों से हमारी लाइफ को ख़तरा होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ जीवन रक्षक स्थितियाँ, तो ये गलत है। जीवन रक्षक नहीं है, जीवन की घातक परिस्थितियाँ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं। तो पहला है ब्लीडिंग, रक्तस्राव। रक्तस्राव का अर्थ है धमनी, शिरा और रक्तवाहिनी से खून का बहना या चोट लगने या बीमारी के कारण खून के बहने को रक्तस्राव कहते हैं। इंग्लिश में इसको हेमरेज कहते हैं, ब्लीडिंग को हेमरेज कहते हैं। तो रक्तस्राव क्या होता है? रक्तस्राव धमनी और रक्तवाहिनी से खून के बहने को ही ब्लीडिंग कहते हैं, यानी कि आर्टरी और वेन से खून के बहने को ब्लीडिंग कहते हैं। अब चलिए देख लेते हैं इसके टाइप्स कितने हैं। रक्तस्राव के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग। तो धमनी से रक्तस्राव, शिरा से रक्तस्राव, रक्तवाहिनी से रक्तस्राव। धमनी से रक्तस्राव यानी कि आर्टरी से रक्तस्राव, शिरा से रक्तस्राव मीन्स कि वेन से रक्तस्राव, रक्तवाहिनी से यानी कि ब्लड वेसल से रक्तस्राव। तो रक्तस्राव जो होता है वो मेनली कहाँ से होता है? आर्टरी से होता है, वेन से होता है और ब्लड वेसल से ही होता है। तो चलिए अब देखते हैं लक्षण इसके। रक्तस्राव के चिन्ह और लक्षण, क्या क्या लक्षण होते हैं ब्लीडिंग के। रक्तस्राव बाह्य और आंतरिक हो सकता है। उसके चिन्ह और लक्षण निम्न प्रकार हैं, यानी कि हमारे बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग और एक्सटर्नल ब्लीडिंग दोनों हो सकती है। मीन्स कि आंतरिक ब्लीडिंग और बाहरी ब्लीडिंग दोनों हो सकती है। आंतरिक ब्लीडिंग वे होती है जो हमारे बॉडी के अंदर ही ब्लीडिंग होती है, हमें ऊपर से दिखती नहीं है, और जो बाहरी ब्लीडिंग होती है वो ऊपर से दिख जाती है। इसमें देख लेते हैं इसके क्या क्या लक्षण हैं। पॉइंट फर्स्ट, नाड़ी चिन्ह और लक्षण निम्न प्रकार हैं, यानी कि जो पल्स के चिन्ह हैं वो निम्न प्रकार होते हैं। इसमें श्वसन क्रिया तेज होना, ऑक्सीजन की आवश्यकता। श्वसन की क्रिया जो होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है, मीन्स कि जल्दी जल्दी पेशेंट सांस लेने लग जाता है और उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। बेहोशी आना, बेहोशी आती है जब भी किसी भी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही होती है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तो उसमें बेहोशी आती है। ज़्यादातर इंटरनल ब्लीडिंग में बेहोशी आती है, जैसे कि ब्रेन में अगर चोट लग गया, सर में चोट लग गई, तो उसमें बेहोशी आना नॉर्मल होता है। नेक्स्ट, चेहरा और होंठ पीले पड़ना। उसका फेस जो होता है वो और होंठ जो होता है वो पीले पड़ने लगते हैं क्योंकि खून की कमी हो रही होती है ब्लीडिंग के कारण। त्वचा ठंडी और नम होना, त्वचा ठंडी होने लगती है। शॉक लगना, शॉक लगने लगता है, यानी कि पेशेंट जो होता है वो फेंट होने लगता है, बेहोश होने लगता है। प्यास लगना, उसको अधिक प्यास लगती है पेशेंट को जिसको ब्लीडिंग हो रही होती है। धुंधलाहट मीन्स कि उसको धुंधला दिखने लगता है। आलस से आना, थकावट होना, आलस और थकावट होती है। बेचैनी होना। चलिए अब देख लेते हैं फर्स्ट एड इन हेमरेज। ब्लीडिंग में प्राथमिक सहायता क्या करेंगे, फर्स्ट एड क्या देंगे ब्लीडिंग के पेशेंट को। तो देखते हैं, घायल व्यक्ति को ऐसी स्थिति में लिटाना जिससे कि कम से कम खून बहने की हानि हो। नेक्स्ट पॉइंट, घायल को लिटाकर टांगे ऊपर उठाकर रखें। जो भी घायल पेशेंट है उसको लिटाकर उसकी टांगों को ऊपर रख देंगे, जिससे कि ब्लीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा जो लोअर लिम्ब की होती है वो हार्ट तक जाएगी और हार्ट से वहाँ से ब्रेन तक जाएगी, ज़्यादा सर्कुलेशन में हेल्प मिलेगा। इसलिए पैर को, टांगे को उठा देते हैं पेशेंट के, कुछ टाइम तक ऊपर कर देते हैं। घायल के शरीर को गर्मी प्रदान करें।
घायल जो भी व्यक्ति है उसके शरीर को गर्मी प्रदान करें। शीघ्र अतिशीघ्र अस्पताल ले जाने का प्रबंध करना चाहिए। नेक्स्ट, रक्तस्राव को नियंत्रित करना। रक्तस्राव जहाँ भी ब्लीडिंग हो रही है उसको नियंत्रित करना। अगर ओपन इंजरी है, अगर ऊपर से ब्लीडिंग हो रही है, बाहरी ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके ब्लड को रोकना। वहाँ पर जो भी आपके पास अवेलेबल हो रिसोर्सेस उसको बैंडेड के थ्रू बांध देना या फिर दुपट्टे के थ्रू बांध देना, नहीं कुछ है तो, जिससे कि ब्लीडिंग नियंत्रित हो जाएगी, रुक जाएगी और उसको आसानी से अस्पताल तक ले जाएं। उसको आरामदायक स्थिति में रखें। जो भी पेशेंट है उसको आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं बाह्य रक्तस्राव मीन्स एक्सटर्नल ब्लीडिंग में क्या फर्स्ट एड देंगे। एक्सटर्नल ब्लीडिंग क्या होती है, तो इसमें पॉइंट फर्स्ट है कोशिकीय रक्तस्राव मीन्स की कैपिलरी ब्लीडिंग। धमनी रक्तस्राव मीन्स आर्टरियल ब्लीडिंग। शिरा रक्तस्राव मीन्स वेनस ब्लीडिंग। तो ब्रह्मा जो भी बाह्य रक्तस्राव है उसके मेनली 3 टाइप्स हैं, कैपिलरी ब्लीडिंग, आर्टरियल ब्लीडिंग और वेनस ब्लीडिंग। तो अब देख लेते हैं आंतरिक रक्तस्राव के बारे में, कहाँ कहाँ पे ये होता है। फेफड़ों फुफ्फुसी रक्तस्राव मीन्स कि जो भी फेफड़े में रक्तस्राव होता है वह इंटरनल होता है, इसे हेमोप्टाइसिस भी बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। नेक्स्ट, खोपड़ी के रक्तस्राव, अगर सर में चोट लग गई है तो उसमें जो रक्तस्राव होता है तो वो भी इंटरनल ब्लीडिंग में आता है। उदरी रक्तस्राव, ब्लीडिंग फ्रॉम द स्टमक मीन्स कि अगर पेट में ब्लीडिंग हो रही है। नाक से रक्तस्राव, एपिस्टैक्सिस, इसको नाक से रक्तस्राव को एपिस्टैक्सिस बोलते हैं, मेडिकल टर्म्स है इसका। हाथ से रक्तस्राव, ब्लीडिंग फ्रॉम हैंड, हाथ से रक्तस्राव। आंतों से रक्तस्राव, ब्लीडिंग फ्रॉम इंटेस्टाइन। मसूड़ों से रक्तस्राव, ब्लीडिंग फ्रॉम गम। स्फीत शिराओं से रक्तस्राव, वेरिकस वेन ब्लीडिंग। यानी कि ये सारे जितने भी हैं ये इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इंटरनल ही हो। तो इन सब सारे पार्ट में इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। स्टूडेंट, अगर आपको विजिबल ना हो, इसमें दिख ना रहा हो सही से, तो आप अपनी बुक खोल के बैठ जाइए और जिनके पास नहीं है बुक वो ले लेंगे किसी से। आगे देखते हैं ड्राउनिंग। ड्राउनिंग किसे कहते हैं? डूबने से दम घुटने की क्रिया होती है। फेफड़ों में पानी चला जाता है जिससे गले में ऐंठन होने से वायु मार्ग में अवरोध हो जाता है, इसे ड्राउनिंग कहते हैं। तो ड्राउनिंग किसे कहते हैं? डूबने से दम घुटने की क्रिया को ड्राउनिंग कहते हैं। इसमें फेफड़ों में पानी चला जाता है जिससे गले में ऐंठन होती है, अवरोध होता है और सांस लेने में पेशेंट को प्रॉब्लम होगी। इस प्रक्रिया को ड्राउनिंग कहते हैं। अब देख लेते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्राउनिंग। ड्राउनिंग के प्रभाव क्या क्या हैं, क्या देखने को मिलते हैं पेशेंट में, क्या प्रॉब्लम होती है। दम घुटना, दम घुटता है। फेफड़ों का संकुचित होना, फेफड़े जो होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, संकुचित होते हैं, जिससे कि वो अपने अंदर पानी भरने से रोक सकें, बचा सकें। आंतरिक चोट हो सकती है। जब भी फेफड़े सफल नहीं होते हैं अपने अंदर पानी भरने से, तो आंतरिक चोट हो सकती है। नर्म ऊतकों में चोट, क्योंकि पानी ज़्यादा चला जाता है। सांस लेने में बाधा हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अधिक पानी जो है वो पेशेंट के बॉडी में चला गया है, तो वो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। सिर व गले में चोट हो सकती है। टूटी हुई हड्डियाँ टूट सकती हैं। आंतरिक रक्तस्राव भी हो सकता है। अब हम देख लेते हैं इसके सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स मीन्स की लक्षण और चिन्ह। क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं?
सांस लेने में कठिनाई होगी, नाड़ी की गति तेज होना यानी कि पल्स जो होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है, दम घुटने के कारण चेहरा, होठ, नाखून नीले पड़ना, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ज़्यादा पानी भरने की वजह से प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, तो चेहरा और होठ, नाखून नीले पड़ सकते हैं। होठ, नाक, मुंह से झाग आ सकता है, बेहोशी आना। अब हम देख लेते हैं इसके ट्रीटमेंट यानी कि उपचार के बारे में। क्या उपचार करते हैं? अगर कोई भी आदमी अगर डूब जाता है पानी में, डूबने से उसका दम घुट जाता है और उसकी बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या फर्स्ट एड उसको देते हैं, देखते हैं। डूबने वाले व्यक्ति को रस्सी इत्यादि से निकालकर पानी से बाहर खींचकर उसे पेट के बल उल्टा लेटाना, जिससे पेट का पानी बाहर निकल जाए। यानी कि जो भी डूबा हुआ व्यक्ति है उसको रस्सी की सहायता से उसको निकालकर बाहर खींचकर पेट के बल उल्टा लिटा देते हैं। तो पेट के बल उल्टा लिटाने के बाद जो होता है उसके पानी को निकाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डूबने वाले व्यक्ति के मुंह व नाक साफ करके श्वसन क्रिया शुरू करना। जो भी डूबा हुआ व्यक्ति होता है उसका मुंह में अगर कुछ लगा होता है कचड़ा वगैरह, तो उसको साफ करके अच्छी तरह से उसको सांस जो है वो कृत्रिम श्वसन देना, यानी कि आर्टिफिशियल श्वसन देना उसको। अगर एम्ब्यू बैग अवेलेबल है तो दें उसको, अदरवाइज़ माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना, यानी कि मुंह के द्वारा रेस्पिरेशन दिया जाता है। इसमें मास्क लगाकर अपने मुंह पे मरीज़ को सांस दिया जाता है। यदि श्वसन क्रिया शुरू नहीं होती है तो मुंह द्वारा श्वसन क्रिया दें। जैसे ही श्वसन क्रिया श्वसन शुरू हो उसे आरामदायक स्थिति में रखें। जैसे ही श्वसन क्रिया शुरू हो यानी कि हमारे फर्स्ट एड देने के बाद जब उस पेशेंट का श्वसन स्टार्ट हो, जैसे ही होश आ जाए उसको आरामदायक स्थिति में लिटा देना चाहिए। उसके शरीर को गीले कपड़े निकालकर शरीर को कंबल से ढककर गर्मी प्रदान करें। उसे गर्म पेय काफ़ी दें। मीन्स कि जो डूबा हुआ व्यक्ति है, पानी में डूबा हुआ था, तो जाहिर सी बात है उसके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा और उसको ठंडक महसूस होगी। तो उसको सबसे पहले ये सारे मेथड्स करने के बाद उसको होश आने पर और उसको कंबल उड़ा दें ताकि उसकी बॉडी गर्म हो जाए, और उसको गर्म पेय दें, चाय या कॉफ़ी दें, पिलाएं। उसे तुरंत पास के अस्पताल में ले जाएं, फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उसको अस्पताल ले जाएं। चलिए अब देख लेते हैं हम गला दबना, दम घुटना, श्वासरोध यानी कि स्ट्रैंगुलेशन, सफोकेशन एंड एस्फिक्सिया। तो अब हम देखेंगे गला दबना, दम घुटना और श्वासरोध में ये क्या होता है और इसके क्या फर्स्ट एड हैं। जब किसी कारण ताज़ी हवा फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती तो शरीर के आवश्यक अंगों, मस्तिष्क को ऑक्सीजन भी नहीं मिलती। इसकी वजह से स्थिति गंभीर हो जाती है। उसे दम घुटना या श्वासरोध कहते हैं, जिससे हृदय की धड़कन बंद हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी कि किसी कारणवश जब फेफड़ों तक ताज़ी हवा नहीं पहुंच पाती, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो शरीर के आवश्यक अंग जैसे कि मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिलती। इसकी वजह से स्थिति गंभीर हो जाती है और इसे क्या कहते हैं, दम घुटना या श्वासरोध एस्फिक्सिया कहते हैं। इसके द्वारा क्या होती है, हृदय की धड़कन बंद हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऑक्सीजन आप सबको पता है हमारे बॉडी के लिए ऑक्सीजन जो है, फ्रेश ऑक्सीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अभाव में क्या हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अब देख लेते हैं इसके कॉजेस। श्वसन मार्ग में रुकावट, तो क्या होगा, श्वसन मार्ग में रुकावट होगा। दम घुटेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, श्वसन मार्ग में रुकावट होगा।
ऑब्स्ट्रक्शन होगा। नेक्स्ट दम घुटना, दम घुटेगा विद्युत आघात के कारण या झटका लगना। तो इसमें क्या होगा, विद्युत आघात के कारण या झटका मीन्स कि कभी कभी ये होता है जैसे कि करंट लगे बॉडी में, ऐसा फील होता है, ऑक्सीजन की कमी से होता है ये। विष के कारण भी हो सकता है, विष के कारण भी ऐसा हो सकता है, दम घुट सकता है। डूबने के कारण ऐसा हो सकता है। गले पर दबाव यानी कि फांसी के कारण कोई फांसी लगा लेता है तो भी दम घुटकर वो मर जाता है। मकानों व खदानों के गिरने से वृक्ष का दबना मीन्स कि अगर कोई पर्सन जो है मकान, उसके घर कहीं पे गिर गए हैं तो गिरने की वजह से भी अगर वो दब गया उसके अंदर तो उससे भी दम घुटकर उसकी मृत्यु हो जाती है। मीन्स कि जब कोई भारी जो है वेटेड कोई सामान जो है वो गिर जाएगा उसकी बॉडी पे तो उसका दम घुटेगा और दम घुटकर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सारे कारण हैं दम घुटने के। अब हम देख लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम यानी कि लक्षण और चिन्ह। सांस लेने में कठिनाई, पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई होगी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। नाक व मुंह में अवरोध होना, नाक और मुंह में अवरोध होगा। दम घुटना, दम घुटेगा, बेहोशी आना। तो ये सारे लक्षण होते हैं। फर्स्ट एड इन एस्फेक्सिया मीन्स कि गला दबना, प्राथमिक सहायता, इसमें क्या फर्स्ट एड दिया जाता है। तो देखते हैं, व्यक्ति ने यदि फांसी लगा ली है तो पुलिस की राह नहीं देखें, उसके प्राणों की रक्षा करें। मीन्स अगर किसी व्यक्ति ने, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो किसी कारणवश वो अपनी सुसाइड कर लेते हैं, करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो बचने की स्थिति में है तो पहले उसको फर्स्ट एड देना होता है, ना कि पुलिस को इन्फॉर्म करें। पहले उसको फर्स्ट एड दें, उसकी जान बचाने की कोशिश करें। गर्दन से फंदे को काट कर अलग करना, जो भी फंदा लगा रखा है उसने उसको काट कर अलग कर देंगे। यदि व्यक्ति लटका है तो रस्सी ढीला करके शरीर को सहारा देकर नीचे लेटाना। मीन्स कि अगर लटका हुआ है तो उसको इस तरह से सहारा देकर नीचे लिटाना जिससे कि वो इजीली नीचे आ जाए। व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन दें, नीचे लिटाने के बाद उसको कृत्रिम श्वसन दें यानी कि सांस दें। अगर सांसें बंद हो गई हो, रुक गई हो उसकी, व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाएं, उसको अस्पताल ले जाएं तुरंत। दम घुटने पर क्या करें, व्यक्ति के मुंह नाक को साफ करके ताज़ी हवा में ले जाना चाहिए। अगर दम घुट रहा हो किसी का तो दम घुटने पे क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और पेशेंट को दम घुट रहा होता है, वो सांस ले रहा होता है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहा होता है, उसका दम घुट रहा होता है, तो उसको ताज़ी हवा में ले जाना चाहिए। यदि व्यक्ति होश में है तो देखना कि उसकी सांसें सामान्य है और उसे आश्वासन देना। अगर उसकी सांसें सामान्य है तो उसको आश्वासन देना, उसको सपोर्ट करना मेंटली। यदि व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी हो तो कृत्रिम श्वसन देना चाहिए। अगर सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको कृत्रिम श्वसन देना चाहिए। व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना। तो ये सारे फर्स्ट एड हैं, दम घुटने वाले मरीज़ को देना चाहिए। बेहोश होना, होश खोना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब हम देखेंगे कि बेहोश होने में क्या होता है, बेहोश होना क्या होता है और इसके फर्स्ट एड क्या कर सकते हैं हम। बेहोश होने का अर्थ है मस्तिष्क की सामान्य क्रियाओं का ठीक प्रकार से कार्य नहीं करना, या किसी प्रकार की बाधा आना। बेहोश व्यक्ति को उसके आसपास की आभास नहीं होना। तो जो भी बेहोश व्यक्ति होता है उसका क्या होता है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी मानसिक क्रियाएं काम नहीं करती हैं। तो उससे भी उसको आप अगर उसको मारा जाए, उसको पिंच किया जाए तो उसको कोई कुछ भी आभास नहीं होगा। उसके बॉडी पार्ट को काट भी दिया जाए तो उसको सेंस नहीं होगा, क्योंकि जो सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं मस्तिष्क की, इसमें जो होता है ब्रेन ही काम करना बंद कर देता है। इस वजह से पेशेंट को
कुछ भी आवाज़ नहीं होता है कुछ टाइम के लिए। जितने टाइम के लिए ब्रेन जो है वो फंक्शन अपना बंद कर देता है, उस टाइम तक कुछ भी मरीज़ को फील नहीं होता है। बेहोशी के दो प्रकार होती है। बेहोशी दो प्रकार की होती है। निश्चेतना स्टोपर में प्रभावित व्यक्ति को कठिनाई में होश में लाया जा सकता है। मीन्स कि स्टोपर जो होता है नॉर्मली जो फेंट होता है, आपने देखा होगा चलते फिरते गिर जाते हैं लोग, तो इस टाइप का जो बेहोशी होती है उसे स्टोपर कहते हैं, निश्चेतना कहते हैं। इसमें कुछ टाइम के लिए जो है वो कुछ टाइम के लिए पर्सन जो है आदमी वो बेहोश होता है और उसके बाद होश आ जाता है। उसको पानी के छींटे मारते हैं, होश आ जाता है। उस कंडीशन को स्टोपर बोलते हैं। गहन मूर्छा यानी कि कोमा में व्यक्ति किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो कोमा का व्यक्ति जो होता है, जो कोमा में चला जाता है व्यक्ति, वो लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, उसको होश नहीं रहता है। उसका ब्रेन जो होता है वो कॉन्शियस नहीं होता है, वो कुछ भी फील नहीं कर सकता है। तो वो लेकिन उसकी श्वसन नॉर्मल जो भी फिज़िकल प्रोसेस है उसके बॉडी की, जैसे श्वसन जो होती है, पल्स जो होती है, वो चल रही होती है। लेकिन क्या होता है इसमें पेशेंट का जो है वो जो मानसिक स्थिति है वो डिस्टर्ब हो जाती है और इस वजह से पेशेंट जो होता है वो कुछ भी किसी के बातों का कोई रिस्पांस नहीं दे सकता, कुछ सुन नहीं सकता, कुछ समझ नहीं सकता। तो इस तरह की कंडीशन जो हो जाती है उसे कोमा कहते हैं। इसमें पर्सन जो होता है वो लॉन्ग टाइम तक बेहोश रहता है। उस कंडीशन में उसकी मृत्यु भी हो सकती है और वापस ठीक भी हो सकता है। कोमा की ऐसी कंडीशन होती है कि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया गया तो उसमें मरीज़ जो होता है वो बच भी सकता है। उसमें कभी कभी 2-4 महीने 1 साल लग जाते हैं और उसके बाद होश भी आ जाता है पेशेंट को और मृत्यु भी हो सकती है। बेहोशी की घटनाएं कई प्रकार की होती हैं। इसमें कई प्रकार की घटनाएं होती हैं। अब देख लेते हैं किन कारणों से बेहोशी होती है। सिर में चोट लगने से, सिर में अगर चोट लग गई है तो बेहोशी आ सकती है। खून बहने से बेहोशी आ सकती है। मधुमेह में अति मूर्छा, मीन्स अगर किसी भी मरीज को शुगर है, डायबिटीज़ की बीमारी है, तो उसमें अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसमें भी बेहोशी आ जाती है। विषाक्तता मीन्स पॉइजनिंग, अगर पॉइजनिंग कर लिया है, अगर पॉइज़न ले लिया है, जहर खा लिया है किसी पेशेंट में, उसमें भी बेहोशी आ जाती है। शराब, अफ़ीम, गांजा का ज़्यादा सेवन करने से, तो जो लोग शराब, अफ़ीम, गांजा का बहुत ज़्यादा सेवन कर लेते हैं तो उनको भी बेहोशी आ जाती है। आपने देखा होगा सड़कों पे पड़े रहते हैं। मूर्छा आना, बेहोशी आना। तापाघात, अगर अधिक तापमान के संपर्क में आने पे भी बेहोशी आ जाती है। आपने देखा होगा किसी को बहुत ज़्यादा धूप लगने से भी बेहोशी आ जाती है। शॉक, खून की कमी की वजह से भी बेहोशी आ जाती है। शॉक मीन्स खून की कमी। श्वासरोध, अगर श्वासरोध है, दम घुटने की वजह से भी हो सकता है। अब हम देख लेते हैं इसके उपचार। बेहोश व्यक्ति का उपचार। बेहोश व्यक्ति का उपचार कैसे करेंगे? बेहोश व्यक्ति को श्वसन क्रिया ठीक चल रही है या नहीं देखेंगे। मीन्स उसको चेक करेंगे कि श्वसन क्रिया सही है या नहीं है। उसके वायु मार्ग में कोई बाधा तो नहीं है, जैसे मुंह, गले में कृत्रिम दांत इत्यादि, तो ये सारा चेक करेंगे। नेक्स्ट, बेहोश व्यक्ति को सही स्थिति प्रदान करना, कंफर्टेबल पोजीशन में उसको लिटा देना। उसके शरीर के कपड़े ढीले करेंगे जिससे उससे सांस लेने में परेशानी ना हो। अगर व्यक्ति ने अगर बहुत टाइट कपड़े पहन रखे हैं तो उसको ढीले कर देंगे। अगर शर्ट पहन रखी है उसके बटन वगैरह खोल देंगे। और बहुत ज़्यादा टाइट कपड़ा पहना है किसी ने अगर, तो उसको कट भी कर दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में बेहोश व्यक्ति को करवट से लिटाएंगे, उसका सिर नीचे की ओर रखेंगे
जिससे कि उसके मुंह में एकत्रित द्रव निकल जाएगा और श्वसन मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा। मीन्स कि जो भी बेहोश व्यक्ति है उसको करवट लिटाएंगे, उसका सिर नीचे रखेंगे, यानी कि कोई तकिया वगैरह नहीं लगाएंगे, मुंह नीचे रहेगा और करवट रहेगा पेशेंट। तो क्या होगा कि जो भी उसके मुंह में एक्सेस फ्लूइड होगा वो बाहर निकल जाएगा और श्वसन मार्ग जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, अवरुद्ध नहीं होगा। बेहोश व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना, जो भी बेहोश व्यक्ति उसको अस्पताल ले जाना, उसे किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ नहीं देंगे। जो भी बेहोश व्यक्ति है उसको किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ नहीं देंगे, मीन्स कि उसको कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो बेहोश है तो उसे गले में अटक सकता है। बेहोश व्यक्ति को कंबल से ढककर रखना चाहिए। जो भी बेहोश व्यक्ति है उसको कंबल से ढक देना चाहिए, जिससे कि उसको गर्मी हो, और गर्मी की वजह से क्या होगा, उसको सर्कुलेशन अच्छी सी तरह से होगा और ब्रेन तक जाएगा। आप चलिए देख लेते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट, यानी कि हृदय और श्वास संबंधी नियंत्रण। हृदय गति अवरोध, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? यह एक गंभीर स्थिति है, इसमें हृदय अचानक काम करना बंद कर देता है। तो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, जिसे हार्ट अटैक भी कहते हैं। यह एक गंभीर स्थिति है, इसमें हृदय जो होता है वो क्या करता है, अचानक काम करना बंद कर देता है। अब हम देख लेते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कार्डियक अरेस्ट के। बेहोशी आना, नाड़ी नहीं चलना यानी कि पल्स ना चलना, होंठ नाखून नीले पड़ना, सांस नहीं चलना, मृत्यु अवस्था, त्वचा फीकी पीली पड़ना। जब भी कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? बेहोशी, पल्स नहीं चलना, पल्स आपको फील करेंगे उसकी तो पल्स नहीं मिलेगी, होंठ नाखून नीले पड़ सकते हैं, सांस नहीं चलना, सांस रुक जाती है, मृत्यु की अवस्था आ जाती है। तो अब देख लेते हैं इसके ट्रीटमेंट क्या है। सांस नहीं चलने पर मुंह द्वारा सांस देना, रोगी को तुरंत अस्पताल ले जाना, रास्ते में श्वास क्रिया चालू रखने के लिए मुंह द्वारा सांस देना, यानी कि माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना, रास्ते में ले जाते टाइम। कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो इसमें जो हो सकता है वो कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और मायोकार्डियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, यानी कि कोरोनरी आर्टरी जो हो सकती है उसके ब्लॉकेज की वजह से ऐसा हो सकता है, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन मीन्स की जो भी हार्ट की मिडिल लेयर होती है, मायोकार्डियल लेयर होती है, वो डेड हो जाने के कारण ऐसा होता है। मीन्स कि अगर वहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुँच पा रहा है तो वहाँ की टिश्यूज जो होती है वो डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो अब हम देख लेते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं। रोग ये अभी तक आपने जो पढ़ा ऊपर वाला, ये डायग्नोसिस था। मीन्स कि क्या उसको डायग्नोस करेंगे, क्या उसको तुरंत क्या प्रोवाइड करेंगे। लक्षण आप देख लेते हैं इसके। रोगी के सीने में दबाव, ऐंठन या खिंचाव, शक्तिपन होना। रोगी के सीने में दबाव होता है, ऐंठन होता है, खिंचाव, शक्तिपन होता है, ये देखने को मिलता है। सीने में दर्द बाह, जबड़े व पीठ में हो सकता है। मीन्स कि जो भी कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है उसको सीने में दर्द, बाह में दर्द, जबड़े व पीठ में हो सकता है। पसीना आना, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा क्योंकि कार्डियक अरेस्ट है। सांस लेने में तकलीफ़, दर्द, कमज़ोरी हो सकता है, हृदय धड़कन तेज होना व अनियमित होना, बेहोशी आना, हार्ट अटैक, ऐंठन युक्त दर्द होना, श्वसन क्रिया में कठिनाई। तो शरद चक्र आना, त्वचा के रंग नीला होना, होंठ अंगुलियों के नाखून नीले पड़ना, शॉक लगना यानी कि खून की कमी, श्वसन क्रिया व इत्यादि बंद होना। असहनीय दर्द इतना तेज़ होगा जो कि असहनीय होगा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कार्डियक अरेस्ट के।
उपचार, अब चलिए देख लेते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। यदि रोगी होश में है तो उसे सहारा देकर आधी झुकी स्थिति में आरामदायक स्थिति में रखेंगे। यदि रोगी को होश आ जाए तो उसे सहारा देकर आधी झुकी हुई स्थिति में यानी कि सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। रोगी के कपड़ों को ढीला करना, खासतौर से छाती, गले व कमर के चुस्त कपड़े जो हों उसे ढीला कर देना या उसको कट करके ढीला कर देना। बेहोश रोगी को स्वास्थ्य कर स्थिति में रखें। बेहोश जो भी रोगी है उसको क्या करना चाहिए, उसको करवट लिटाकर रखना चाहिए। यदि हृदय गति रुक गई है तो मुंह से श्वसन देना। शॉक का उपचार करें, यानी कि अगर शॉक लग गया है पेशेंट को तो उसका उपचार करें। प्रत्येक 10 मिनट में श्वसन दर, नाड़ी दर को चेक करते रहें। रोगी को तुरंत अस्पताल ले जाएं। अब देख लेते हैं कन्वल्जन। तो ये सारे ट्रीटमेंट थे किसके, कार्डियक अरेस्ट के। अब हम देख लेते हैं कन्वल्जन क्या है, मीन्स कि ऐंठन क्या है। ऐंठन प्राय छोटे बच्चों में 1 से 4 साल में होती है। इसमें गले व कान के संक्रमण के कारण होती है और बुखार आता है जिसके साथ ऐंठन भी होती है। तो इसमें क्या होता है, कन्वल्जन में बच्चों को ऐंठन होती है और इसमें बहुत तेज़ संक्रमण के कारण बहुत तेज़ बुखार आता है जिसके कारण ऐंठन होती है। बच्चों का पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऐंठन होती है। अब देख लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम। तेज़ बुखार 104 से 105 फ़ारेनहाइट होता है। चेहरे व हाथ पाँव की मांसपेशियों में ऐंठन, खिंचाव दिखता है। आंखें चढ़ जाती हैं, सांस रुक जाती है, बेहोशी आने लगती है, चेहरा लाल व पसीना आता है, रीढ़ की हड्डी में कड़कपन आ जाता है, मुंह से झाग आने लगते हैं। तो ये कंडीशन कन्वल्जन की होती है। कन्वल्जन्स के ये सारे सिम्टम्स होते हैं। ट्रीटमेंट अब हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसका। तो बच्चे को ताज़ी हवा में रखें। बच्चे के कपड़े ढीले करें जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई ना हो। शरीर पर ठंडे पानी की पट्टी रखें जिससे उसका तापमान कम हो जाए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करें। बच्चे को ठंडे में नहीं ले जाना चाहिए। माता पिता को सांत्वना देना चाहिए। बच्चों को अस्पताल में भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये सारे ट्रीटमेंट हैं। बच्चों को ताज़ी हवा में ले जाएं और बच्चे को इस तरह के कंडीशन आने पे बच्चों को अच्छे से उसको ब्लैंकेट से ढक करके उसको अस्पताल ले जाएं। तो स्टूडेंट ये सारा आपने पढ़ा। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में नेक्स्ट इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। और अगर स्टूडेंट आपको इसमें विजिबल ना हो, जो भी पिक्चर में आपको कुछ सही से क्लियर ना दिख रहा हो, तो आप बुक से देख सकते हैं और इसका नोट्स बनाइए अच्छी तरह से और पढ़िए। और इसमें बहुत ही इजी दिया हुआ है। अगर कहीं आपको समझ में ना कुछ आया हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।